हेलो दोस्तों, मेरा नाम परम है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वीडियो में, जो कि होगा संदीप गर्ग इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर। हमने अपने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 के टॉपिक स्टॉक एंड फ्लो को स्टडी किया था और साथ में उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी एक एक करके डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक दो रीज़न से इम्पॉर्टेंट है। पहला, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा कि अगर आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का बेसिक कंसेप्ट समझ गए तो आगे चल के इस यूनिट का जो मेन चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 4 उसे समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर नंबर 1 के सेक्शंस 1.2, 1.4 और 1.5 में समझाया गया है। हम इस वीडियो में तीनों सेक्शंस को कवर करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया तो इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं कुछ एडिशनल नोट्स का भी यूज़ करूँगा, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में किया था। ये नोट्स मेरे खुद के बनाए गए हैं, जिनका रेफरेंस मैंने संदीप गर्ग के अलावा दूसरे ऑथर से भी लिया है। मैंने अपने पहले के वीडियोस में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और 4 सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इन दोनों कंसेप्ट्स का यूज़ आज के वीडियो में हम करेंगे। अगर आपने वो वीडियो भी मिस किया है तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को देखने से पहले वो वाला वीडियो ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। अभी के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे ब्रीफली रिकॉल करते हैं। 4 सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी होते हैं: हाउस होल्ड्स, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब एक इकॉनमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जिसे हम फर्म सेक्टर भी कहते हैं, वो करती है। हाउस होल्ड सेक्टर के 2 मेन फंक्शंस होते हैं। पहला, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स होते हैं। प्रोड्यूसिंग सेक्टर इनसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करता है और इनकी मदद से ही गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। हाउस होल्ड सेक्टर का दूसरा फंक्शन है कि वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के अल्टीमेट कंज्यूमर यानी कि फाइनल कंज्यूमर भी होते हैं। अब 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में यूज होते हैं। इस सर्विस के बदले इन्हें फैक्टर इनकम मिलती है। लैंड ओनर को रेंट, लेबर को वेजेस या सैलरी, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। अब इससे पहले हम सर्कुलर फ्लो की फॉर्मल डेफिनेशन को पढ़े, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। इसी एग्जाम्पल से आपको सर्कुलर फ्लो का कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा। लेट्स से एक व्यक्ति है, सपोज उसका नाम मिस्टर शर्मा है। अब मिस्टर शर्मा मारुति सुजुकी कंपनी में काम करते हैं। यहाँ पे मारुति सुजुकी प्रोड्यूसिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और मिस्टर शर्मा हाउस होल्ड सेक्टर को। मिस्टर शर्मा अपनी लेबर सर्विस, जो कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से एक है, वो मारुति सुजुकी को देते हैं, जिसके बदले उन्हें फैक्टर इनकम वेजेस के रूप में मिलती है। अब सपोज मिस्टर शर्मा को एक कार खरीदनी है तो वो अपनी कंपनी से एक कार खरीदते हैं। अब यहाँ पे जो फैक्टर पेमेंट मारुति सुजुकी कंपनी ने मिस्टर शर्मा को वेजेस के रूप में की थी, वो वापस कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के रूप में उसके पास आ जाती है, जिससे ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है। बस यही सर्कुलर फ्लो का कंसेप्ट है। फर्म्स लेबर को हायर करती हैं। इनके और बाकी 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की मदद से वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। इसके बदले वो हाउस होल्ड सेक्टर, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स होते हैं, उनको फैक्टर पेमेंट करती है। हाउस होल्ड सेक्टर अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए प्रोड्यूसिंग सेक्टर द्वारा बनाए गए गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं।
यही फैक्टर पेमेंट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के रूप में वापस प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास आ जाती है, जिससे ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको मोटा मोटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आइए अब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को भी समझते हैं, जो कि हमें सेक्शन 1.2 से मिलेगी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, its distribution amongst the factors of production, and finally its circulation from households to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. इससे पहले हम डेफिनेशन को डिटेल में समझें। यहाँ 2 पॉइंट्स ध्यान देने के हैं। पहला, यहाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और दूसरा, यहाँ हम सिर्फ हाउसहोल्ड्स और फर्म सेक्टर की ही बात कर रहे हैं। ये एक 2 सेक्टर इकॉनमी का मॉडल है, जहाँ पे गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अब इस डेफिनेशन को डिटेल में समझते हैं। इसके लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। दूसरा, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और तीसरा, इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। अब दोस्तों, ये तीनों पार्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेजेस या फिर स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला फेज होता है प्रोडक्शन फेज, जिसे हम जनरेशन ऑफ इनकम फेज भी बोलते हैं। दूसरा फेज होता है इनकम फेज, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज भी कह सकते हैं। और तीसरा फेज होता है एक्सपेंडिचर फेज या फिर डिस्पोजिशन ऑफ इनकम फेज। यहाँ पे डिस्पोजिशन का मतलब है इनकम को स्पेंड करना। आइए इन तीनों फेजेस को डिटेल में समझते हैं। इससे आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन को भी समझने में आसानी होगी। पहला फेज होता है जनरेशन फेज। इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब हमने क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 में एक कंसेप्ट समझा था कि ह्यूमन नीड्स अनलिमिटेड होती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हमें गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत होती है। और ये गुड्स एंड सर्विसेज इकॉनमी के प्रोड्यूसिंग सेक्टर यानी कि फर्म सेक्टर में प्रोड्यूस होती हैं। अब ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर कोई खेत हो सकता है, या फिर कोई फैक्ट्री हो सकती है, या फिर कोई किराने की शॉप भी हो सकती है, या फिर कोई डॉक्टर का क्लिनिक भी हो सकता है। अब इन प्रोडक्शन यूनिट्स का कोई ओनर होगा, जिसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जो कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एक हिस्सा भी होता है। अब इस एंटरप्रेन्योर को गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए बाकी 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर और कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर हाउसहोल्ड सेक्टर होता है, यानी कि एक प्रोड्यूसिंग यूनिट गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए हाउसहोल्ड सेक्टर से बाकी 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करता है। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पहला फेज होता है, जिसे हम प्रोडक्शन फेज या फिर जनरेशन ऑफ इनकम फेज कहते हैं। इसे प्रोडक्शन फेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रोड्यूसिंग सेक्टर हाउसहोल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है और फिर उनकी मदद से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। और इसे जनरेशन फेज या फिर जनरेशन ऑफ इनकम फेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स इनकम जनरेट होती हैं। आई होप आपको अभी तक का पॉइंट क्लियर होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का दूसरा फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दिस फेज इन्वॉल्व्स the flow of factor income, that is rent, wages, interest and profit from firms to the households. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का दूसरा फेज इनकम फेज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। अब पहले फेज में जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, उनके बदले में इन्हें फैक्टर इनकम मिलती है, जो कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में होती हैं। इस फेज को डिस्ट्रीब्यूशन फेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस फेज में फर्म्स फैक्टर इनकम्स को हाउसहोल्ड सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं।
तीसरा फेज है डिस्पोजिशन फेज। इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। सर्कुलर फ्लो का तीसरा फेज होता है एक्सपेंडिचर फेज या फिर डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन का मतलब होता है डिस्पोज ऑफ करना यानी कि खर्च करना। अब हम जानते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर का दूसरा मेन फंक्शन होता है कि वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के कंज्यूमर्स होते हैं। तो इस फेज में हाउस होल्ड सेक्टर अपनी कमाई गई फैक्टर इनकम को उन्हीं कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज पे खर्च करता है जो उसने पहले फेज में प्रोड्यूसिंग सेक्टर के लिए बनाए थे। इस तरह जो पैसा प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर इनकम के रूप में मिला था वो घूम के वापस प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास आ जाता है। इस तरह से ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है। इस फेज को एक्सपेंडिचर फेज या फिर डिस्पोजिशन ऑफ इनकम फेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस फेज में हाउस होल्ड्स अपनी कमाई गई इनकम को खर्च करते हैं, जिससे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सर्कल कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन को फिर से पढ़ें तो ये हमें आसानी से समझ आ जाएगी। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन फेज, यानी कि पहला फेज जो कि जनरेशन फेज होता है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि दूसरा फेज जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम, यानी कि तीसरा फेज जो कि डिस्पोजिशन फेज होता है। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 4 सेक्टर इकोनॉमी में होता है, जहां हर एक सेक्टर बाकी तीनों सेक्टर्स पे किसी ना किसी रूप में डिपेंडेंट होता है। ये सारे डिफरेंट मॉडल्स आपको पहले चैप्टर के एंड में दिए गए पावर बूस्टर सेक्शन में मिल जाएंगे। पावर बूस्टर सेक्शन बेसिकली एडिशनल टॉपिक्स होते हैं जो आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। इनसे कोई भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो अगर आपके पास टाइम हो और आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी हो तो आप इस सेक्शन को पढ़ सकते हैं। अब सिलेबस में हमें सिर्फ एक मॉडल स्टडी करना है जो कि है 2 सेक्टर मॉडल। आइए इसको सेक्शन 1.5 में समझते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसा कि डिस्क्राइब द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो इसका आंसर आप 4 स्टेजेस में लिखेंगे। सबसे पहले आप 2 सेक्टर इकोनॉमी को डिफाइन करेंगे। दूसरा, 2 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस करते हैं, आप इन अजम्पशंस को डिफाइन करेंगे। तीसरा, आप सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर मॉडल का डायग्राम बनाएंगे। और फाइनली आप सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर मॉडल की कंक्लूजन्स को लिखेंगे। अगर आप इन 4 स्टेजेस में इस आंसर को लिखेंगे तो आपके 3 नंबर पक्के होंगे। आइए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम 2 सेक्टर इकोनॉमी को डिफाइन करेंगे। अब ऐसी इकोनॉमी जहां सिर्फ 2 सेक्टर्स यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर होते हैं उसे हम सिंपल इकोनॉमी कहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज के एंड यूजर्स होते हैं। इन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए इन्हें पैसों की ज़रूरत होती है जो ये कमाते हैं अपनी फैक्टर सर्विसेज के द्वारा, जो कि ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर को देते हैं। इसी तरह प्रोड्यूसिंग सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है जिसके लिए वो हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा दिए गए फैक्टर सर्विसेज जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की मदद लेता है। उसके बदले वो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को फैक्टर पेमेंट करता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। और जो गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस करता है उन्हें वो हाउस होल्ड सेक्टर को बेचता है। अब ये तो था 2 सेक्टर मॉडल की डेफिनेशन। अब इस 2 सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस करनी पड़ती हैं। वो कुछ इस प्रकार की होती हैं। सबसे पहली अजम्पशन ये है कि इस इकोनॉमिक मॉडल में ना तो गवर्नमेंट सेक्टर है ना कोई एक्सटर्नल सेक्टर। दूसरी अजम्पशन ये है कि फर्म सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर से ही फैक्टर सर्विसेज को लेती है और हाउस होल्ड सेक्टर सिर्फ फर्म्स को ही ये फैक्टर सर्विसेज देता है।
तीसरी अजम्पशन ये है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करके फर्म जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है वो सारे का सारा हाउस होल्ड सेक्टर को ही बेचती है, यानी कि फर्म सेक्टर कोई इन्वेंट्री स्टॉक नहीं रखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज के 100 यूनिट्स बनाए तो वो पूरे के पूरे 100 यूनिट्स उसने हाउस होल्ड सेक्टर को बेच दिए। चौथी और पांचवी अजम्पशन ये है कि हाउस होल्ड सेक्टर को जो फैक्टर इनकम मिलती है वो सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन पे खर्च कर देती है, यानी कि टू सेक्टर इकोनॉमी में ना तो फर्म सेक्टर और ना ही हाउस होल्ड सेक्टर कोई सेविंग्स करती है। यानी कि इस इकोनॉमी में फर्म्स अगर 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है तो ये पूरे के पूरे 100 रुपए फैक्टर इनकम के रूप में हाउस होल्ड सेक्टर को दे देती है और हाउस होल्ड सेक्टर ये 100 रुपए प्रोड्यूसिंग सेक्टर द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज में खर्च कर देता है, यानी कि ये 100 रुपए घूम के वापस प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास आ जाते हैं। इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सर्कल कंप्लीट हो जाता है। और क्योंकि ह्यूमन वांट्स कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती हैं, इसीलिए उनको पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। इस तरह ये सर्कुलर फ्लो का साइकिल इज़ नेवर एंडिंग, ये हमेशा ऐसा ही घूमता रहता है। आइए अब हम सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी के डायग्राम को समझते हैं। इससे हमें रियल फ्लो और मनी फ्लो का कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा, जो हम डिटेल में सेक्शन 1.4 में डिस्कस करेंगे। हम डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। साथ में हमने जो सेक्शन 1.4 में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेजेस पढ़े थे, हम उनको भी इस डायग्राम से समझेंगे। अब हम जानते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पहला फेज होता है प्रोडक्शन फेज। इस फेज में फर्म्स हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर हायर करती हैं और उन्हें यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। इसे हम जनरेशन फेज या फिर जनरेशन ऑफ इनकम फेज भी कहते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस से ही फैक्टर इनकम्स जनरेट होती हैं। डायग्राम में एरो की डायरेक्शन हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ है, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को दे रहे हैं। दूसरा फेज होता है इनकम फेज। इस फेज में फर्म्स हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स करती हैं। ये फैक्टर पेमेंट्स रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में होती हैं। इस फेज को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज भी कहा जाता है, क्योंकि फेज 1 में जो इनकम जनरेट हुई है वो फर्म्स इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस फेज में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। यहाँ डायग्राम में एरो का डायरेक्शन फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ है, जिसका ये मतलब है कि फर्म्स ने हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर इनकम्स इस फेज में दी हैं। अब अगर हम इन दोनों फेजेस को कंबाइन करें तो हमें कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिखेगा। ये सब एक फैक्टर मार्केट की एक्टिविटीज़ को दर्शाता है, जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर किए जाते हैं और उसके बदले उनको फैक्टर पेमेंट्स दी जाती हैं। अब सर्कुलर फ्लो का थर्ड फेज होता है एक्सपेंडिचर फेज। इस फेज में हाउस होल्ड सेक्टर अपनी कमाई गई फैक्टर इनकम को अपनी वांट्स पे स्पेंड करते हैं। वो फर्म सेक्टर से वही गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं जिन्हें उन्होंने बनाने में मदद की होती है। इस फेज को हम डिस्पोजिशन ऑफ इनकम फेज भी कहते हैं, क्योंकि इस फेज में हाउस होल्ड सेक्टर अपनी इनकम को डिस्पोज ऑफ यानी कि स्पेंड करते हैं। यहाँ आपको डायग्राम में 2 एरोज दिखेंगे। इस फेज में 2 एरोज इसीलिए होते हैं क्योंकि मनी स्पेंड करना और गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना, ये दोनों एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली होती हैं। एक्सपेंडिचर का एरो हाउस होल्ड से फर्म सेक्टर की तरफ है और गुड्स एंड सर्विसेज का एरो फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ है। इस फेज में दोनों फ्लोज एक प्रोडक्ट मार्केट की एक्टिविटीज को दर्शाते हैं, जहां फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की सेल और परचेज होती है। अब अगर हम इन तीनों फेजेस को कंबाइन करके देखें तो हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंप्लीट आइडिया मिलता है। एग्जाम में आप ये कंबाइंड डायग्राम ही ड्रॉ करेंगे, हमने इसको अलग अलग सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था।
अब मैंने जो डायग्राम बनाया है ये संदीप गर्ग में दिए गए डायग्राम से थोड़ा डिफरेंट है, पर दोनों डायग्राम्स ही करेक्ट हैं। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब फाइनली हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ये सब कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। पहली कंक्लूजन है टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने 100 रुपये के गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं तो कंज्यूमर ने वही 100 रुपये के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं, यानी कि कंज्यूम किए हैं। दूसरी कंक्लूजन है फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। अब ये वाली इक्वेशन हमेशा इक्वली होती है। फैक्टर इनकम जो कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट होते हैं, वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर पेमेंट है क्योंकि ये उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देनी होती है, और हाउस होल्ड सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर इनकम है क्योंकि ये उसको उसके द्वारा दी गई फैक्टर सर्विसेज का रिवॉर्ड के रूप में मिलती है। तीसरी कंक्लूजन है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमने ये अज्यूम किया था कि हाउस होल्ड सेक्टर अपनी इनकम से कुछ भी सेव नहीं करता है, वो सारी की सारी इनकम खर्च कर देता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का चौथा कंक्लूजन है रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो। अब रियल फ्लोज और मनी फ्लोज क्या होते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि ये दोनों फ्लोज भी हमेशा इक्वल होते हैं, जहां मनी फ्लो रियल फ्लो के बदले में होता है। यहां पे हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर मॉडल का आंसर कंप्लीट होता है। अब इससे पहले हम सेक्शन 1.4 रियल फ्लो और मनी फ्लो को स्टडी करें, मैं यहाँ पे आपको क्विकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी का सिग्निफिकेंस समझा देता हूँ, यानी कि हम इसको स्टडी क्यों करते हैं। ये पॉइंट्स आपको पावर बूस्टर सेक्शन के सब सेक्शन 5 में मिलेंगे। अब एग्जामिनेशन में शायद इससे कोई क्वेश्चन ना आए, पर इसे समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो यूनिट 1 की कई सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी, स्पेशली चैप्टर नंबर 4 में। अब इसका पहला पॉइंट है इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, नेमली हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। यानी कि इससे हमें सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बीच के इंटर रिलेशनशिप्स का पता चलता है। क्योंकि हम सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर पे डिपेंड करता है फैक्टर इनकम के लिए और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और कैसे फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए और अपने द्वारा बनाए गए गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के लिए। आप सेकेंड और थर्ड पॉइंट को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इनका सिग्निफिकेंस टू सेक्टर इकोनॉमी में नहीं है। अब पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। यानी कि हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आप एक बार फिर से सर्कुलर फ्लो का डायग्राम देखिए। हम इस डायग्राम से 3 अलग अलग तरीकों से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम सर्कुलर फ्लो को पॉइंट ए पे मेजर करें तो हमें इकोनॉमी में टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पता चलता है। इसको हम एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम कहते हैं। और अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पॉइंट बी पे मेजर करें तो हमें इकोनॉमी में टोटल फैक्टर इनकम्स का पता चलता है। इसको हम इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम कहते हैं। और अगर हम सर्कुलर फ्लो को पॉइंट सी पे मेजर करें तो हमें इकोनॉमी में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं उसका पता चलता है। इसको हम प्रोडक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम भी कहते हैं। हमें तीनों मेथड से नेशनल इनकम का सेम फिगर ही मिलेगा। इस पॉइंट को हम डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रियल और मनी फ्लो। आइए इसको सेक्शन 1.4 में समझते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 2 प्रकार के फ्लोज होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो।
इनको समझने के लिए हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम को एक बारी फिर से देखते हैं। अब अगर हम अंदर वाला लूप देखें जिसे हमने रेड कलर में मार्क कर रखा है, तो हम पाएंगे कि इन दोनों फ्लोज में पैसों का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। यहाँ सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। अब चाहे वो फैक्टर सर्विसेज हो जो हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर को जाती हैं, या फिर फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज हो जो फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर को जाती हैं। इस तरह के फ्लो को हम रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो कहते हैं। अब अगर हम आउटर लूप देखें जिसे हमने ब्लू कलर में मार्क कर रखा है, तो हम पाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ पैसों का ही आदान प्रदान होता है। अब चाहे वो फैक्टर पेमेंट हो जो फर्म्स हाउस होल्ड सेक्टर को करते हैं, या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जो हाउस होल्ड फर्म्स को करते हैं। इस तरह के फ्लो को हम मनी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। आइए अब हम रियल फ्लो और मनी फ्लो की फॉर्मल डेफिनेशंस को सेक्शन 1.4 में पढ़ते हैं। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। यानी कि रियल फ्लोज दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हाउस होल्ड से फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज के रूप में जाता है, और दूसरा फर्म से हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में। यहाँ पे एक पॉइंट समझना ज़रूरी है। हाउस होल्ड जो फर्म्स को सर्विसेज देते हैं उसे हम फैक्टर सर्विसेज कहते हैं, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में होती है। पर फर्म्स जो हाउस होल्ड सेक्टर को सर्विसेज बेचते हैं उन्हें हम नॉन फैक्टर सर्विसेज कहते हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग या फिर डॉक्टर या लॉयर की सर्विस इत्यादि। फैक्टर और नॉन फैक्टर सर्विसेज का डिफरेंस हम चैप्टर नंबर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डिटेल से समझेंगे। अब रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही लेन देन होता है, यहाँ पैसों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इस तरह के फ्लोज जहाँ पैसों का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में होता है, जहाँ पे गुड्स या सर्विसेज के बदले गुड्स या सर्विसेज मिलते हैं। हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को डिटेल में अगले यूनिट मनी एंड बैंकिंग में डिस्कस करेंगे। रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी कह सकते हैं। अब एक इकॉनमी में जितना ज़्यादा रियल फ्लो होगा, उस इकॉनमी का जीडीपी उतना ज़्यादा ही ग्रो करेगा। वो इसीलिए कि हाउस होल्ड जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगे, प्रोड्यूसिंग सेक्टर उतने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। इसके लिए उसको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। प्रोड्यूसिंग सेक्टर और ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हाउस होल्ड सेक्टर से हायर करेगा, जिससे हाउस होल्ड सेक्टर की फैक्टर इनकम और ज़्यादा इंक्रीज होगी। इस तरह ये एक वर्चुअस सर्कल बन जाएगा, जिससे ओवरऑल इकॉनमी की ग्रोथ होगी। इस पॉइंट को हम डिटेल में चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, जब हम जीडीपी के कंसेप्ट को समझेंगे। आइए अब मनी फ्लो की डेफिनेशन को भी समझते हैं। मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज and corresponding flow of consumption expenditure from households to firms for purchase of goods and services produced by the firms। यानी कि मनी फ्लो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला फर्म से हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम के रूप में, और दूसरा हाउस होल्ड से फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में। अब मनी फ्लो में सिर्फ पैसों का लेन देन होता है, यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। दोस्तों, अगर अब आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि मनी फ्लो रियल फ्लो के रेसिप्रोकेशन में किए जाते हैं, यानी कि मनी फ्लो रियल फ्लो के बदले में किए जाते हैं। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो ये एक रियल फ्लो होता है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फर्म सेक्टर जो हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट करता है वो एक मनी फ्लो होगा।
इसी तरह जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म से फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है तो वो एक रियल फ्लो होगा, और उसके बदले वो जो फर्म्स को पेमेंट करता है वो एक मनी फ्लो का एग्जाम्पल होगा। दोस्तों लास्ट में हम रियल फ्लो और मनी फ्लो के डिफरेंसेस को पढ़ लेते हैं। मीनिंग, काइंड ऑफ एक्सचेंज और ऑल्टरनेटिव नेम्स का पॉइंट तो क्लियर है। डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज पॉइंट का ये मतलब है कि रियल फ्लो जो कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में ज़्यादा प्रेवेलेंट होता है, वहाँ गुड्स के बदले गुड्स के एक्सचेंज में कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है, पर मनी फ्लो में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस पॉइंट को हम डिटेल में यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 5 मनी में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर इसको क्लैरिफाई करूँगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम संदीप गर्ग चैप्टर नंबर 1 में दिए गए स्टॉक एंड फ्लो के अलावा बाकी सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स को स्टडी करेंगे। इनमें जो अनसॉल्व क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। स्टॉक एंड फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। फाइनली दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।